माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे सेट 5 FJ 2022 का। और पिछली क्लास में मैंने इसी सेट के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी भाई। फटाफट जो है लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दो भाई। गुड इवनिंग। आपके सामने क्वेश्चन है, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह देखना है, दो रेखाओं के जो सदिश समीकरण हैं, समांतर रेखाओं में रेखा के समीकरण दिए गए हैं। अलग फार्मूला आपको लगाना है न्यूनतम दूरी का। अगर ये दोनों रेखाओं के समीकरण असमांतर हैं तब आपको अलग फार्मूला लगाना है न्यूनतम दूरी के लिए। तो मैं यहाँ पे बताता हूं, समांतर रेखाओं के लिए फार्मूला, असमांतर रेखाओं के लिए फार्मूला। समांतर रेखाओं के लिए यस डी के बराबर फार्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B अपान में वेक्टर B का मापांक। यह फार्मूला होता है SD का समांतर रेखाओं के लिए। अगर मैं आपसे कहूं असमांतर रेखाओं के लिए, असमांतर रेखाओं के लिए इस D के बराबर होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक। सारे के सारे स्टूडेंट फार्मूले याद कर लें। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो समांतर रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, समांतर हैं या समांतर नहीं हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाद वाला सदिश देखना है। पहली रेखा का और दूसरी रेखा का बाद वाला सदिश आपको देखना है। अगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। अगर एक जैसे सदिश नहीं है तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? असमांतर हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां पर 236 से सदिश लिखा गया और यहां पर भी 236 से सदिश लिखा गया, तो एक जैसे अगर सदिश दिख रहे हैं समांतर रेखाओं में, तब माय डियर स्टूडेंट ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के लिए जो फार्मूला बनता है एस डी के बराबर ये बनता है। इसको आपको याद कर लेना, ठीक है भाई। अगर यहां पर जो सदिश दिए गए हैं रेखाओं के, अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तब आपको असमांतर रेखाओं के लिए ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। बताओ, इसको लगा दें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 के, जो मैंने 7 सेट कंप्लीट करवाए, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। मैं लगा देता हूं, पहला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट जो है फार्मूले के रिलेटेड ही आपको मान निकालना है। तो इसमें किस किस मान की जरूरत है, उसी मान को निकालेंगे पहले। तो मेरे को वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 के मान की जरूरत है। उसके बाद वेक्टर V के सदिश की जरूरत है, क्योंकि नीचे मापांक निकाला जाएगा। तो फटाफट मैं क्या करूंगा, ये तो आप याद कर लो, ठीक है। ये वाला लगा लेंगे फार्मूला। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वेक्टर A1 का सदिश, ठीक है भाई। फिर इसके बाद वेक्टर V का सदिश, फिर वेक्टर A2 का सदिश। तो पहली रेखा से आपको वेक्टर A1 का सदिश मिल जाएगा, जो पहले लिखा है ना, ये वेक्टर A1 का सदिश है। 124 से लिखो फटाफट। तो मैंने लिखा I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का 4K कैप, ठीक है भाई। अब इसके बाद में वेक्टर V का सदिश चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो,
सेम टू सेम है, 236 से लिख लो, सारे के सारे स्टूडेंट 236 से सदिश लिख लें। अब वेक्टर A2 दूसरी वाली रेखा का पहला सदिश लिखो, 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस 5k कैप, यही है। अब इसके बाद में वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 के मान की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 घटा लो, घटाओगे 2i कैप मिलेगा, इसमें से ये घटाओगे प्लस का j कैप मिलेगा, इसमें से ये घटाओगे ये प्लस का हो जाएगा 4k कैप, माइनस का 5k कैप प्लस का 4k कैप माइनस का k कैप मिलेगा। ओके भाई, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वेक्टर v का सदिश लिखा है, इसका मापांक निकाल लो। आपने कहा जी सर, इसका मैं मापांक निकाल लेता हूँ। रूट के अंदर कुछ नहीं करना है, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग लिखना है। तो 2 का वर्ग लिख दो ऐसे करके, ठीक है भाई। फिर 3 का वर्ग लिख दो, फिर आप 6 का वर्ग लिख दो। सॉल्व कर लो, 2 का वर्ग 4 और 3 का 9 और 6 का 36। अब आप जानते हो 36 4 40 और 9 49, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए, क्या लिखोगे, समांतर रेखाओं के लिए एस डी का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, ठीक है भाई। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन वेक्टर V का सदिश, ठीक है। मापांक नीचे निकालना है। अब इसको मैं हटा देता हूं, सारे सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को। चलिए आता हूं यहाँ पे, फटाफट जो है मान रखेंगे एस डी के बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, यहाँ पे देख लो 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है भाई। क्रॉस वेक्टर v का सदिश, यहाँ से देख लो 236 से लिख लो, 236 से सदिश लिख लो, ठीक है भाई। अब इसके बाद नीचे आप जानते हो वेक्टर b का मापांक कितना निकला, 7। अब ऊपर आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। ये आपको दिख रहा है, ये मापांक, ठीक है। तो मोड आपको निकालना है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका और इसका सदिश गुणन निकालना पड़ेगा। अभी इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। टेबल से आपको किसका मान निकालना है, ऊपर वाले का मान निकालना है। देखो ऐसे करके टेबल आपको बनाना है, ठीक है भाई। अब यहां से दिक अनुपात लिखेंगे 2 1 माइनस 1, ऐसे करके आपको लिखना है 2 1 माइनस 1। यहाँ पे देखो 2 3 6, 2 3 6। अब क्या करोगे, प्रसार करोगे, किसके सापेक्ष करोगे, R1 के सापेक्ष करो, चाहे C1 के सापेक्ष करो, चाहे R2 के सापेक्ष करो प्रसार, चाहे R3 के सापेक्ष प्रसार करो, आपकी मर्जी है। किसी के सापेक्ष प्रसार करो। गौरव भाई यहां से ये वाला जो है मान निकल आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे के सारे स्टूडेंट प्रसार करें। तो मैंने आई कैप ले लिया, आई कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। अब गुणा कर दो, 6 एकम 6, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। अब माइनस का जे कैप ले लो, तो जे कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2। अब प्लस का के कैप ले लो, के कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2। समझ में आ रहा है? शिवानी जी, दीपक, रेहाना जी, गुड इवनिंग। समझ में आ रहा? प्रसार आपने सीखा होगा साढ़े, जब मैंने पाठ आपको पढ़ाया था ना, तो वहां पर आपने ये प्रसार सीखा होगा। तो वहीं से मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट
कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 14 JK मिलेगा, यहाँ पे 4 KK मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब फटाफट ये मान यहाँ पे रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आगे सॉल्व कर दें कि इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा भाई। ये लो, आपको ऊपर मापांक निकालना है, बस इतना काम करना है। तो आपने कहा जी सर मैं मापांक निकालता हूँ। पहले इसको मैं लिखता हूँ यस डी के बराबर, यहीं पे लिख लो यस डी के बराबर। ठीक है भाई, तो आपने कहा ये वाला पूरा पूरा आपको ऊपर छापना है, तो वहां पर इतना स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे तो स्पेस है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, करूँगा यहीं सॉल्व, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, यहीं पे करूँगा सॉल्व, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, अब मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, अब आप जानते हो यस डी के बराबर मेरे को लिखना है, इसको उठा के थोड़ा यहाँ पर करता हूँ। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं, ये वाला यहाँ पे लिखो कितना है, 2 1 -1 मतलब 211। 211 से मैं सदिश लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब क्रॉस दूसरा सदिश देखो 236 से लिखो, ये मैंने 236 से लिखा, अपान में ऊपर आपको ये मापांक ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, और नीचे आप जानते हो इसका मापांक तो 7 निकलेगा भाई, ये होल मापांक है, ऊपर अलग दे दो नीचे अलग दे दो, तो 7 तो 7 ही रहेगा। ठीक है भाई, ऊपर ये जो निकाला है मान, किसका निकाला, इसका निकाला, यहाँ पे ये वाला ऊपर रखेंगे। तो देखो फटाफट 9i कैप माइनस का 14j कैप और प्लस का 4k कैप। ठीक है भाई, अपान में 7। अब रूट के अंदर बता दो भाई, 9 का वर्ग 81 होगा, और यहाँ पे 14 का वर्ग बताओ। 14 का वर्ग जो है 196 होता है। ठीक है भाई, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, अपान में आप 7। अब इसको जोड़ो, 196 फिर 81 फिर 16 को जोड़ो, 6 6 12 और 1 13 की 3, 1 हासिल मिल गया, 10 हो गया, और 8 और 1 9, 19 हो गया, 9 लिख दो, 1 हासिल, 293। अगर ये 293 रूट से बाहर निकलेगा, निकालेंगे तो काटो माय डियर स्टूडेंट, कटेगा 3 से काटोगे, 3 नेम 27, 2 बचेंगे, फिर 23 हुआ, नहीं कटेगा, तो ऐसा ही आप लिख दो 293 अपान में 7, और यहाँ पे इकाई लिख दो। ठीक है भाई, ये मेरा उत्तर निकला, सारे के सारे स्टूडेंट नोट कर लें। ब्लॉक्स गुड्डू कह रहे हैं गुरुजी मैं रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है भाई रेहाना जी, आ गया समझ में? पहले ये बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यस लिखा करो, सारे के सारे स्टूडेंट यस लिखा करें। दीपक, बताओ भाई। अगला सवाल, अवकल समीकरण को हल कीजिए। कितनी विधि हैं आपके पास? 3 विधि हैं,
एक विधि से ये अवकल समीकरण हल होगा। पहली विधि चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी विधि समघातीय अवकल समीकरण, तीसरी विधि रैखिक अवकल समीकरण। अगर आपको ये y/x या फिर x/y दिख रहा है तो समघातीय अवकल समीकरण है, ये पहचान है। पूरे अवकल समीकरण में देखो, हर एक पद में आपको ये देखना है, किसी भी एक पद में y/x या फिर x/y दिख रहा है तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। y बराबर bx से आपको इसको हल करना है। पहले क्या लिखोगे? अवकल समीकरण, सारे के सारे स्टूडेंट लिखे हैं अवकल समीकरण। x cos y/x इंटू में dy/dx बराबर y cos y/x और प्लस का x। ठीक है, पहले dy/dx का मान निकाल लो। तो आपने कहा जी सर dy/dx का मान निकाल रहा हूँ, ये नीचे आ जाएगा, इसको पहले लिख लो y cos y/x प्लस x अपान में x cos y/x। समीकरण 1 डालो। हल करने के लिए क्या करोगे? y बराबर bx आपको यूज करना है। ठीक है भाई, अब आपको दिख रहा है y, bx रख दें, y/x यहीं से निकाल लो भाई। y/x का मान b आपको रखना है और y के स्थान पे bx रखना है। dy/dx का मान यहीं से निकाल लो, अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को जैसे था सेकंड वाले का अवकलन x का 1, ठीक है, नहीं लिखेंगे। फिर प्लस सेकंड वाले को जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन b का dv/dx। अब ये दोनों मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में रख दो। ये मान समीकरण 1 में रखने पर सारे के सारे स्टूडेंट समीकरण 1 में रखो। तो आपने कहा जी सर रख रहा हूं, जहां जहां आपको y दिख जाए bx रख दो और dy/dx का मान क्या है? ये है b प्लस x dv/dx। ठीक है भाई, y दिख रहा है bx रख दो, cos y/x के स्थान पे b रख दो और प्लस का x अपान में x cos y/x दिख रहा है b रख दो। ठीक है, ऊपर x कॉमन लेके नीचे वाला x काट दो, तो b प्लस x dv/dx बराबर x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कितना बचा? x cos b और यहाँ से x चला गया, कितना मिलेगा? 1। ओके भाई, अपान में x cos b काट दो, x से x कट गया। अब जो बचेगा उसका क्या करेंगे? समाकलन। तो क्या बचा? v प्लस x dv/dx बराबर देखो x cos b और प्लस का 1 अपान में कितना दिखाई दे रहा है? cos b दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, सारे के सारे स्टूडेंट लिखो। अब b का पक्षांतर कर दो, ये जो b आपको दिख रहा है प्लस का पक्षांतर कर दो, मतलब b वाले एक तरफ ले लो। तो यह x dv/dx बराबर x cos b और प्लस का 1 अपान में cos b और माइनस का b। लघुत्तम ले लो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। cos b इसका इसमें इंटू करेंगे, पहले लिखो x cos b और प्लस का 1। ठीक है, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस b cos b आ जाएगा। यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, क्योंकि जब मैंने x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे x नहीं बचेगा, केवल और केवल b बचेगा, b। ओके, यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट b लिख दें। ओके, क्योंकि x मैंने कॉमन लेके उड़ा दिया था। ओके, अब देखो b cos b पॉजिटिव है, b cos b नेगेटिव है, कट गया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया? x dv/dx। ओके भाई, तो फटाफट लिख लो एक लाइन, x dv/dx बराबर ऊपर 1 है, नीचे cos b है। ओके, अब आपको क्या करना है?
इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम के बाद में चरों को पृथक करने की विधि लगाना है। व्युत्क्रम करना है और फिर उसके बाद चरों को पृथक करने की विधि लगाना है, फिर समाकलन कर देना है। तो व्युत्क्रम करेंगे, यहां पे देखो व्युत्क्रम से इतना लिख दो, dx ऊपर लिख दो और x dv नीचे लिख दो। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बनापन cos b का क्या हो जाएगा, cos b हो जाएगा। ठीक है, नीचे बन ना लिखो। अब यहाँ पे लगा लेंगे चरों को पृथक करने की विधि। चरों को पृथक करने की विधि आप जानते हो, dv का क्रॉस इंटू करना पड़ता है, dv का क्रॉस इंटू करना पड़ता है। ठीक है, v का पद dv को दे दो और x का पद dx को दे दो। अब समाकलन कर दो, यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, सारे के सारे स्टूडेंट दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है log x आ जाएगा, वहां पर देखो cos b और यहाँ पे dv। ओके, अपान में है ना x की घात 1, इसका समाकलन हो गया। cos का क्या होता है sin और प्लस का c। b का मान रख दो फटाफट, सारे के सारे स्टूडेंट b का मान बताएं। बाई अपान x है ना और प्लस c। ये मेरा निकल आया वक्र का समीकरण, लेकिन निकला है व्यापक हल में निकला है। ठीक है भाई, यहां पे लिख लो ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। यहां पे लिखो व्यापक हल। इतना ध्यान रखना, कभी कभी विशिष्ट हल में निकालना पड़ता है, कभी कभी व्यापक हल में वक्र का समीकरण निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रश्न में x का मान और y का मान ना दिया जाए, जैसे 1 हो या 0 हो, इस तरीके से x और y का मान मिल जाता है, तो x और y का मान मैं यहां पे यूज करता हूं, c का मान निकाल के इसी में रख देता हूं, तो मेरा निकल आता है विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण। लेकिन यहाँ पे c आपको दिखाई दे रहा है, ये वक्र का तो समीकरण है लेकिन व्यापक हल में निकला है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर आपको x और y का मान फुटकर कहीं दिखाई दे, तब आपको विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण निकालना है। इतना आपको पता हो, जानकारी होना चाहिए इतनी जितनी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, क्योंकि या तो पूछेगा वक्र का समीकरण व्यापक हल में, या पूछेगा विशिष्ट हल में। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। पेपर में एक सवाल तो मिलेगा आपको, एक सवाल तो मिलेगा आपका समीकरण का, आराम से हो जाएगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रश्न को लगाओ फटाफट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो मैंने क्या बोला है, अगर कहीं आपको सवाल दिखाई दे रैखिक प्रोग्रामन का, सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न में देख लेना है, न्यूनतम या फिर अधिकतम लिखा हुआ मिलेगा। शुरू से लेके लास्ट तक देखो, न्यूनतम या फिर अधिकतम लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहले आपको उसको लिखना है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूनतमीकरण, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, न्यूनतम z के बराबर। यहां पे लिखो सारे के सारे स्टूडेंट, न्यूनतम z के बराबर। यहां पे आपको दिखाई दे रहा हो 10 है, फिर ब्रैकेट में कितना है, x माइनस 7y और प्लस का 190, यही है, x माइनस 7y प्लस 190। अब इसके बाद अवरोध लिखो फटाफट। अवरोध या व्यवरोध एक ही बात है, अवरोध या फिर व्यवरोध। प्रश्न में या तो अवरोध लिख के आएगा या फिर व्यवरोध लिख के आएगा, ध्यान रखना भाई। तो देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो व्यवरोध हो, या तो अवरोध लिखा मिलेगा या फिर व्यवरोध लिखा मिलेगा। तो कितने हैं मेरे पास, 1 फिर 2 3 4 5 6 अवरोध है मेरे पास, लिखो
पहला x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8 है, फिर कितना है x लेस देन इक्वल 5 है, फिर y लेस देन इक्वल 5 है, ठीक है भाई। फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4 है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो कल वाली क्लास में एक सवाल मैंने लगवाया था, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल मैंने कल वाली क्लास में लगवाया था। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट था मेरा x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, मतलब रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में है। तो यही बेसिक यहाँ पे यूज करूँगा, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना है तो बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो x के अपान जो भी है ये मिलेगा आपको x अक्ष पे बिंदु, y के अपान जो भी है ये बिंदु आपको मिलेगा y अक्ष पे, x के अपान जो भी है ये बिंदु x अक्ष पे मिलेगा, y के अपान जो भी है ये बिंदु y अक्ष पे मिलेगा। तो अंतःखंड रूप में ये सरल रेखा का समीकरण है। यही बेसिक यहाँ पे लगाएंगे जो अवरोध दिए गए। आपको उसी अवरोध में ये रूल लगाना है जिस अवरोध में 3 पद हैं और अचर पद 0 ना हो, उसी का अंतःखंड बनेगा। किसका बनेगा? इसका बनेगा। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद दिखाई दे रहे हैं और अचर पद 0 ना हो तो इसका अंतःखंड बन जाएगा, इसका बन जाएगा। तो पहला अवरोध और ये चौथा अवरोध, यहां से बिंदु निकाल लेंगे। ये तो रेखा मिल जाएगी x बराबर 5 की, y बराबर 5 की, और ये 2 अवरोध बताते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम छायांकित होता है। ये 2 अवरोध जो हैं लास्ट वाले, ये हर एक प्रश्न में आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ से बिंदु निकालना है डायरेक्ट। सारे स्टूडेंट ध्यान दें कैसे बिंदु निकालोगे। यहाँ पर भी आपको ऐसे कर लेना है। और अब बताओ, जैसे इसको मैंने लिखा है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8, तो 8 जो है x के नीचे लिखेंगे, y के नीचे 8 लिखेंगे, बराबर 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए? बराबर 1 चाहिए। तो इस 8 को x के नीचे लिखो, y के नीचे लिखो तो बराबर 1 मिलेगा, क्योंकि 8 को नीचे लाए ना तो बराबर 1 मिलेगा, और हमको बराबर 1 ही चाहिए। अब आराम से x के नीचे जो भी है वो बिंदु मिल जाएगा x अक्ष पे, y के अपान जो भी है ये बिंदु मिल जाएगा y अक्ष पे। फटाफट लिख दो यहाँ पे 8,0 और 0,8। समझ में आया? इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हो। 4 जो है x के नीचे लिखो तो 4,0, अब ये 4 y के नीचे लिखो तो 0,4। ठीक है, ऐसे करके आपको बिंदु निकालना है। अब मैं आपको बताता हूं x लेस देन इक्वल 5 है, तो आराम से आप x बराबर 5 की एक रेखा खींच सकते हो। तो इसको जैसे कि तैसा लिखा रहने दो। y लेस देन इक्वल 5 है, तो y बराबर अगर 5 लिखोगे समीकरण के रूप में तो ये भी रेखा आप खींच सकते हो, ये भी खींच सकते हो। और ये लास्ट वाले 2 अवरोध हर एक प्रश्न में मिलते हैं। प्रथम चतुर्थांश में बताते हैं डायग्राम छायांकित होगा। ये लास्ट वाले जो अवरोध है, दीपक कह रहे हैं पिछले वाले सवाल में बनापान कॉस भी होगा सेक भी। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि व्युत्क्रम कर दो, अगर मैं आपसे कहूं व्युत्क्रम कर दो तो dx ऊपर जाएगा, dx ऊपर जाएगा, x डी भी नीचे आएगा। तो बनापान कॉस बी का व्युत्क्रम क्या होगा? ऊपर जाएगा ना कॉस बी, नीचे बन आएगा। तो वही मैंने लिखा है, देखो भाई कॉस बी। सेक बी तब होता जब इस लाइन का व्युत्क्रम ना करते, तब सेक भी होता, लेकिन मैंने व्युत्क्रम किया है ना। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, इसको मैं हटाता हूं। अब डायग्राम बना लो, ग्राफ कॉपी निकाल लो। दीपक भाई ग्राफ कॉपी निकाल लो। सूरज गोस्वामी जी ग्राफ कॉपी निकाल लो। मोहम्मद सज्जाली पटरी पेंसिल कटर रबड़ निकालो जल्दी। निकालो जल्दी निकालो, पटरी पेंसिल कटर रबड़ सब कुछ निकाल लो। और आपको क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है। फटाफट जो है खींचो।
यहाँ पे डाल लो एक्स एच, यहाँ पे डाल लो एक्स डैश, यहाँ पे डाल लो बाई एच, यहाँ पे डाल लो बाई डैश। ठीक है, ये मेरा क्या है, मूल बिंदु है। गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंतराल लेंगे। तो अंतराल अपने पास से नहीं लिए जाते हैं, अंतराल यहाँ पे लेना है अपने पास से नहीं लेते हैं। किससे लिए जाते हैं? जिस अवरोध का अंताखंड बना है वहां पर बिंदु देखेंगे, एक्स और वाई के मान देखेंगे, वहां से आपको अंतराल लेना है। तो ये बिंदु देखो और ये बिंदु देखो, एक्स और वाई का मान देखो, सबसे बड़ा देखना है। यहाँ पे एक्स का मान 4 है, वाई का मान 4 है, यहाँ पे एक्स का मान 8 है, यहाँ पे वाई का मान 8 है, तो सबसे बड़ा आपको 8 मिला। तो अगर 1 2 3 4 करके अंतराल लेते हैं तो आराम से कॉपी पर मिल जाएगा, अंतराल मिल जाएगा कॉपी पे। अगर ग्राफ कॉपी पे बनाओगे डायग्राम तो आराम से अंतराल 1 2 3 करके मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 8 लाइनें डार्क काउंट करके 8,0 धनात्मक एक्स एच पे बिंदु मिल जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं भद्दी लाइनें आपको नहीं काउंट करना है। ग्राफ कॉपी पर डार्क लाइनें भी होती हैं, भद्दी लाइनें भी होती हैं। डार्क और भद्दी दोनों तभी मैं काउंट करता हूं जब अंतराल बड़ा हो, लेकिन जब अंतराल छोटा है तो आपको केवल और केवल डार्क लाइनें काउंट करना है। ग्राफ कॉपी बनाओ, डार्क लाइनें काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, तो यहां पे मेरा मिल गया 8,0 एक्स एच पे बिंदु मिल गया यहाँ पे। अब ये वाला बाई एच पे है तो 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर मेरा मिल जाएगा 0,8। ठीक है, दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। आपने कहा जी सर, ये वाला बिंदु और ये बिंदु ले लो, एक रेखा आपने खींच ली। ठीक है भाई, इसे नंबर जरूर डालना है क्योंकि मेरे को तीर भी लगाना है, अंदर लगेंगे या बाहर लगेंगे। खींच ली। अब दूसरी रेखा ये वाली x लेस देन इक्वल 5 है। अगर मैं समीकरण के रूप में लिखूंगा तो x बराबर 5, x बराबर 5 की रेखा बाई एच के समांतर आपको खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे रेखा खींच जाएगी। सारे स्टूडेंट खींच लें रेखा। आपने कहा जी सर, ये रेखा मैं खींचता हूं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, 3 और 2 5। तो ये रेखा ऐसे खींच लो। सारे स्टूडेंट रेखा खींच लें, स्केल से खींचो। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसको नंबर डाल लो। आपने कहा जी सर, नंबर डालता हूं 2। इसको मैंने नंबर डाल लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना बिंदु मिलेगा भाई, 5,0 मिलेगा ना। ओके भाई, अब बाई बराबर 5 की रेखा कहाँ पे खींचेगी, एक्स एच के समांतर, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब इसके बाद आप जानते हो ऐसे करके आपको रेखा खींचनी है। ओके भाई, इसको नंबर डालो 3, यहाँ पे 0,5 लिख लो। अब ये दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। 4,0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। 4,0 यहाँ पे मिलेगा, और 0,4 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे मिल गया। ये बिंदु ऊपर मैं लिख देता हूं, आराम से इस बिंदु को ऊपर लेके जाता हूं या इसको रफ करता हूं मैं, और यहाँ पे लिखो 0,4। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, फटाफट खींच लो। आपने कहा जी सर, ये रेखा मैंने खींच ली, 4 पे 4 रेखा खींची है। ओके भाई, नंबर डालते रहना। तो 1 2 3 4, नंबर 4 डालो इसे। ठीक है, अगर मैं इन दो अवरोध की बात करूं, ये कहां मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल 0 को x बराबर 0 लिखता हूं समीकरण के रूप में, तो x बराबर 0 ये कहां पे मिलेगा,
बाई एच पे मिलेगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ पे डाल लो, ठीक है भाई। बाई एच पे मिलेगा तो मैंने नंबर 5 डाल लिया। अब इसके बाद में y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो y बराबर 0। ये रेखा आपको कहाँ मिलेगी? x अक्ष पे मिलेगी। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर इसको डाल लो। सारे के सारे अवरोध मैंने यहाँ पे यूज कर लिए, सारे के सारे अवरोध मैंने यहाँ पे यूज कर लिए। अब आपको तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर आपको तीर लगाना है, लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है। ये ट्रिक जो मैंने बताई है केवल और केवल इसमें और इसमें लगेगी भाई। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगते हैं। ये ट्रिक केवल उसी के लिए बनाई गई है जिसका अंताखंड बनता है। तो इस अवरोध का अंताखंड मैंने बनाया था और इस अवरोध का मैंने अंताखंड बनाया था ये वाला बनाया था ऐसे करके। जिस अवरोध का अंताखंड बनता है समझो उसी के लिए ट्रिक है कि ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगते हैं। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये अवरोध ये अवरोध ये अवरोध ये अवरोध, इसके लिए ट्रिक नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसके कैसे आपको तीर लगाना है। पहले इन दो के देख लूं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल पे अंदर आपको तीर लगाना है, पहली रेखा के अंदर आपको तीर लगाना। अंदर का मतलब है मूल बिंदु की तरफ तीर की दिशा देनी है तो बोलते हैं अंदर की ओर तीर, ठीक है भाई। मूल बिंदु की तरफ अगर तीर की दिशा दे दी तो बोलते हैं अंदर की ओर तीर। तो पहला अवरोध ये रहा, मैंने तीर लगा लिए, ठीक है, हो गया। अब ये वाला अवरोध नंबर काउंट करो 1 2 3 4। चौथी रेखा के तीर कैसे लगाना है? ग्रेटर देन इक्वल है, बाहर आपको तीर लगाना है। चौथी रेखा ये है, बाहर आपको तीर लगाना है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है। इसका मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में तीर लगाना है तो बोलते हैं बाहर की ओर तीर, ठीक है। ऐसे करके आपको तीर लगाना है। अब इसके बाद इसके तीर कैसे लगाओगे? इसके तीर आपको लगाना है डायरेक्शन देख के। जैसे x का मान 5 या 5 से छोटा लेना है, किस तरफ लेना है? पीछे लेना है। और जिस तरफ लेना है x का मान 5 या 5 से छोटा, समझो उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। तो नंबर 2 रेखा देखो, ये नंबर 2 अवरोध है तो नंबर 2 रेखा देखो कहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो नंबर 2 रेखा ये वाली है, इसके तीर आपको अंदर की ओर लगाना है। क्यों? क्योंकि x का मान 5 या 5 से छोटा लेना है तो पीछे ही लेना है। इसके तीर ऐसे आपको लगाना है। अब इसके तीर कैसे लगाओगे? y का मान 5 या 5 से छोटा लेना है तो नीचे ही लेना है। नंबर 3 रेखा के नीचे तीर लगा लो क्योंकि ये नंबर 3 अवरोध है तो नंबर 3 रेखा यही है। फटाफट जो है तीर लगा लो। अब इसके तीर मैंने पहले लगा लिए थे, अब ये 2 बचे हैं। इसके तीर कैसे लगाओगे? x का मान चाहिए 0 या 0 से बड़ा, किस तरफ लेना है? धनात्मक x अक्ष की तरफ लेना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर ऐसे आपको लगाना है। देखो नंबर 5 ये रेखा है ना, 1 2 3 4 5वें नंबर पर है तो 5वां नंबर यही तो मैंने डाला है। इसके तीर आपको धनात्मक x अक्ष की तरफ लगाना है क्योंकि x का मान आपको लेना है 0 या 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मान आपको लेना है 0 या 0 से बड़ा तो ऊपर ही लेना है। नंबर 6 आपको रेखा दिख रही है तो छठा अवरोध यही है तो इसके तीर ऊपर आपको लगाना है, ठीक है भाई। क्योंकि y का मान आपको लेना है 0 या 0 से बड़ा, इस तरीके से आपको तीर लगाना है, ठीक है। अब इन सबको मैं हटा देता हूं। अब देखो जितने अवरोध थे सारे अवरोध के मैंने तीर लगा दिए। अब जहां पर तीर इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, इन अवरोधों के इकट्ठा तीर जहां पे दिखाई दे रहे हैं समझो वहीं पे छायांकित होगा। तो देखो भैया इस रेखा ने क्या बोला? पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोला? पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इस रेखा ने बोला है नीचे नहीं होगा छायांकित ऊपर होगा। इस रेखा ने बोला पीछे नहीं होगा आगे होगा। और इस रेखा ने बोला ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला छायांकित हो जाएगा, ठीक है। यही वाला क्या हो जाएगा? छायांकित हो जाएगा। इतना पोर्शन देख लिया करो, ऐसे आपको छायांकित करना है, ठीक है। तो संगत क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है, बाउंडेड। ये जो छायांकित मैंने किया है ये क्या है? बाउंडेड है। यहां पे लिख दो
सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, यहीं पे लिख दो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब होता है बाउंडेड, सारे के सारे स्टूडेंट समझ लें, परिबद्ध का मतलब होता है बाउंडेड। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब आपको इस छायांकित के आसपास बिंदु देखना है, कितने बिंदु हैं, हर एक बिंदु पे जेड का मान निकालना है। न्यूनतम जेड है तो सबसे छोटा मान जिस बिंदु से निकले समझो वही मेरा न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम जेड हो जाएगा। तो एक बिंदु ये मेरा दिखाई दे रहा है, एक बिंदु मेरा ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु मेरा ये दिखाई दे रहा है। छायांकित के आसपास ही देखना है आपको, कितने बिंदु दिख रहे हैं, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। हर एक बिंदु से जेड का मान आपको निकालना है, और जिस बिंदु से जेड का मान सबसे छोटा निकलेगा वही मेरा न्यूनतम जेड हो जाएगा। तो ये बिंदु मेरा पता है, ये बिंदु पता है, ये नहीं पता है, आपको निकालना पड़ेगा। ये बिंदु नहीं पता है, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ये बिंदु पता है, ये भी बिंदु पता है। अब देखो ये बिंदु कैसे निकालोगे, ये बिंदु किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, नंबर, इसे डाला है नंबर 2 रेखा और नंबर 1 रेखा को हल कर लो। नंबर 2 रेखा और नंबर 1 रेखा को हल करके ये बिंदु पता चल जाएगा। तो नंबर 1 रेखा ये है, नंबर 2 रेखा ये है। तो x का मान मेरे को 5 मिल गया, यहाँ पे रख दो। ठीक है भाई, x का मान 5 मिल गया। 5 जो है x का मान यहाँ रखेंगे, y का मान कितना मिलेगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 मिला भाई। ठीक है, अब ये वाला बिंदु कैसे निकालोगे, ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है, नंबर 3 रेखा और नंबर 1 रेखा को हल कर लो, ये बिंदु पता चल जाएगा। तो नंबर 1 रेखा, नंबर 3 रेखा, तो नंबर 1 रेखा 1 2 3, y का मान 5 मिल गया, यहाँ पे रख लो। ठीक है भाई, y का मान 5 मिल गया आपको। ओके भाई, अब नंबर 1 रेखा, नंबर 1 रेखा ये है, y का मान 5 रखो, x का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, यहाँ पे 3 ले लो। ठीक है भाई, क्योंकि 5 जब y का मान रखोगे 8 में से 5 को हटाओगे तो x का मान 3 मिलेगा। अब सारे के सारे बिंदु मेरे को पता चल गए। इस बिंदु से आपको z का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है भाई, इस बिंदु से आपको z का मान यहाँ पे निकालना है। ओके, इस बिंदु से z का मान यहाँ पे निकाल दो, और इस बिंदु से z का मान आपको यहाँ पे निकाल देना है। इस बिंदु से आपको z का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है भाई, पहले ये बिंदु ले लो 0,5, 0,5 यहाँ पे रखो तो ये खत्म हो जाएगा पद, ये 5 y के स्थान पे रख दो, 7 पना 35 और प्लस का 190, बाहर मेरा कितना है 10 है, हल कर लो पता लग जाएगा कितना मिल जाएगा भाई। तो 10 गुणे घटा लो, 10 में से 5 गया 5 आया। ठीक है भाई, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 5 मिला, यहाँ पे 155 मिलेगा आपको। तो आपने कहा ठीक है, अब 10 का गुणा कर दो तो 1550 यहाँ पे मिल जाएगा, 1550। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा बिंदु पकड़ना है। दूसरा बिंदु देख लो, दूसरा बिंदु ये 0,4 रखो, 0 रखो x के स्थान पे, ये खत्म हो गया। y का मान 4 यहाँ पे रख दो, 7 चौक 28, माइनस का 28 और प्लस का 190, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा। ठीक है भाई, और 8 में से 2 माइनस करोगे 6 बचेगा। अब इसके बाद 1 जैसे का तैसा। अब बाहर 10 है, 10 का गुणा कर दो, 16 20, यहाँ पे 16 20 निकल के आएगा। अब दूसरा बिंदु पकड़ के जेड का मान निकाल लो फटाफट, दूसरा बिंदु पकड़ के जेड का मान निकाल लो। ठीक है, ये बिंदु पकड़ लो, 4,0, x के स्थान पे 4 रख दो और y के स्थान पे 0 रख दो। 4 यहाँ पे रखोगे और 194 आपका मिलेगा, जोड़ोगे और 10 का गुणा कर दो, 1940 मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दो 1940। ठीक है भाई, अब दूसरा बिंदु पकड़ लो। आपने कहा जी सर मैं ये बिंदु पकड़ता हूँ, 5,0, x के स्थान पर आपको 5 रखना है और y के स्थान पे 0, ये खत्म हो जाएगा। 5 और 190 जोड़ो, 195, 195 आपको मिल जाएगा। और बाहर कितना है मेरा 10 है, 10 का गुणा कर दो, 1950 यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ गया भाई,
1950 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद एक बिंदु और यहाँ पे है 3,5 और एक बिंदु ये है, यहाँ से भी जेड का मान आपको निकालना पड़ेगा। पहले ये ले लो 3,5, एक्स के स्थान पे 3 रख दो, मैंने रख दिया 3, ठीक है। और वाई के स्थान पे आप 5 रख दो, 7 × 35 प्लस का 190, कितना बचेगा भाई? 3 घटा दो। आपने कहा ठीक, 3 जैसे घटाया तो कितना मिल गया मेरे को? 32 और प्लस 190। तो यहाँ पे अगर घटाऊंगा 10 में से 2 गया 8, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे 8 है, 8 में 3 गया 5, एक तो जैसे तैसा, तो 158 मिला। 10 का गुणा कर दो, 1580 मिल जाएगा यहाँ पे, 1580। एक बिंदु और दिखाई दे रहा है, उसका भी यूज करेंगे। एक बिंदु और दिखाई दे रहा है, उसका भी मैं यूज करूंगा, ठीक है भाई। फटाफट जो है यहाँ पे x और y का मान रखो, यहाँ से 5,3 रखो, तो यहाँ से भी z का मान निकल आएगा। आपने कहा जी सर निकालता हूँ। 5,3, 5 माइनस 3 रखो y के स्थान पे, 7 × 21 प्लस 190। हल करेंगे, इसको मैं हटा दूँ। चलिए भाई फटाफट बताइए, घटाओ भाई। 16 प्लस 190 तो कितना मिलेगा? 10 में से 6 माइनस करोगे 4, और 8 में से 1 माइनस करोगे 7 और 1, तो 174 मिला। 174 मिला, और 174 में 10 का गुणा कर दो, 1740 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1740। अब देखो जेड का मान किस बिंदु से सबसे छोटा मिला? जेड का मान किस बिंदु से सबसे छोटा मिला, जल्दी बताओ। यहाँ पे तो 15, 16 दिख रहा है, वहां पे 15, 17, 19। 17, 19 नहीं लेना है, 15 और यहाँ पे क्या 19, 40, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 15 वाले देखो, 1580, 1550, बताओ कौन सा छोटा है? तो आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 1550। यही मेरा क्या है? उत्तर है। जेड का मान 1550 आ गया न्यूनतम, ठीक है। और यही बिंदु आपको लेना है। इस बिंदु को लिखोगे न्यूनतम बिंदु। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? न्यूनतम बिंदु। यहां पे लिख लो न्यूनतम बिंदु, फटाफट लिखो। कितना है मेरा? 0,5 है, यहाँ पे लिख लो 0,5। ये न्यूनतम बिंदु हो गया। अब न्यूनतम जेड का मान निकाल लो। न्यूनतम जेड बराबर, फटाफट बताओ कितना मिला? 1550 मिला है, बताओ। यहां तक क्लियर है? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। रेहाना जी रैपिड फायर करेंगे, लेकिन यहां पे आपको समझना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, हर साल आता है, तो कायदे से समझ लो। हर एक बिंदु से जेड का मान निकालो, और यहां पे न्यूनतम लिखा है, सबसे छोटा मान जेड का किस बिंदु से निकला है, वही मेरा क्या है? उत्तर है। एसएसआर ओम प्रकाश, याद रखना एक सवाल जरूर आपको मिलेगा, या तो 5 नंबर का मिलेगा सवाल, या फिर 8 नंबर का मिलेगा। हर साल मिलता है दीपक, हर साल सवाल आता है। ऐसे ही लगाना है। बहुत अच्छा मेथड बताया, इस मेथड से परीक्षा में सवाल गलत नहीं हो सकता। यस के राजपूत, याद रखना, इस वाले मेथड से कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना प्रश्न है। अगला सवाल, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा यह संख्या सम हो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के सेट देख लेना 1 to 7, उसमें ये सवाल मिल जाएगा। फिर भी मैं इसको लगाता हूं, क्योंकि प्रायिकता का सवाल कहीं आपको दिखाई दे, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको डर लगता है प्रायिकता वाले प्रश्न में। मैं आपको बताता हूं कैसे लगेगा। कहता है एक बक्से में 10 कार्ड 1
हाँ 10 कार्ड बताएं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखेंगे, मतलब 10 कार्ड में पूर्णांक लिख दिए गए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। अब इसके बाद बोला गया उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया, उन्हें अच्छी तरह मिला दिया गया। बक्से से एक कार्ड या दर्चा निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। देखो एक घटना आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये घटना आपको दिखाई दे रही है और दूसरी घटना ये आपको दिखाई दे रही है। आप जानते हो यदि और तो का मतलब, कौन जानता है यदि और तो का मतलब? देखो यदि के बाद में जो लिखा होता है वो घटना आपको क्या मिलेगी, ज्ञात है, ठीक है, और तो के बाद में जो लिखा होता है तो के बाद में या तो मान निकलवाएगा या फिर सिद्ध करवाएगा। तो के बाद वाला जो भी सेंटेंस होता है या तो मान निकलवाएगा या सिद्ध करवाएगा। यहां पे देखो तथा लिखा, तथा या तब या तो एक ही बात है। तो के बाद आपको इस घटना की प्रायिकता निकालना है, तो आपको ए ले लेना है, ठीक है, जिस घटना की प्रायिकता निकालना है उसे ए ले लेना है। तो ये वाली जो घटना है वो तो से पहले है, तो से पहले है तो ये ज्ञात है, तो ज्ञात घटना को आपको क्या लेना है, बी लेना है। तो मेरे को क्या निकालना है, पी ए अपॉन बी निकालना है। तो इस तरीके से सवाल आपको लगाना है, ठीक है भाई, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ये फार्मूला याद होना चाहिए साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से, पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ऐसे ही आपको ढूंढना है, अगर दो घटनाएं प्रश्न में दी जाएं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी घटना ज्ञात है और किस घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है, तभी पेपर में सवाल लगा पाओगे। नहीं तो भाई प्रायिकता का सवाल लगता ही नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आता है लगता ही नहीं है। अब इससे पहले आपको यहां पे लिखना है हल, प्रतिदर्श समष्टि बता दो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। प्रतिदर्श समष्टि आप जानते हो यश के बराबर आपको लिखना है 1 से लेके कितना बताया है 10 तक पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। NS के बराबर लिख लो फटाफट, कितना है 10 है टोटल। अब इसके बाद ए घटना लिखो, मतलब निकालना है जिस घटना की प्रायिकता उसको आपको ए लिखना है। बताओ क्या बताया गया है, सम बताया, संख्या सम, तो इसमें से सम संख्याएं लिख लो 2 4 6 8 10, काउंट करके लिखो घटना ए में कितने पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अब जिस घटना की प्रायिकता निकालना है उसको लिख लिया, ज्ञात है, जो घटना ज्ञात है उसको आपको बी लिखना है। क्या बताया गया यहाँ पे बताया गया है निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, तो 3 से अधिक मतलब ये वाले उठाना है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूं पेस्ट करता हूं, 3 से अधिक वाले उठाना है और यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है भाई। तो यहां से अगर मैं कहूं कि एन बी बराबर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ओके भाई 7 लिख लो, ओके। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बता दो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन आपका 4 रहेगा दोनों में है, फिर 6 रहेगा दोनों में है, फिर 8 रहेगा दोनों में है, फिर 10 रहेगा दोनों में है। तो फटाफट एन ए इंटरसेक्शन बी बता दो, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लो, ठीक है भाई। अब मेरे को निकालना है पी ए अपॉन बी निकालना है, लगा फार्मूला, साप प्रतिबंध प्रतिबंध प्रायिकता से। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, लगाए फार्मूला, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पे देख लो भाई, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, नंबर में चेंज करो,
ऊपर वाली प्रायिकता को और नीचे वाली प्रायिकता को नंबर में चेंज करो। तो ns से भाग लगा लो, क्या लगा लो, ns से भाग, तो ns से ns कट जाएगा। ऊपर वाली प्रायिकता का ns और नीचे वाली प्रायिकता का ns कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसके अपान ns नहीं लिखा और इसके अपान ns नहीं लिखा। चाहो तो ns का मान 10 रख कर उसके बाद काटो या पहले ही काट दो, तो मैंने पहले ही काट दिया। ठीक है भाई, मान रखो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 4 है। एन वी का मान फटाफट बताओ, एन वी कितना है, 7 है। तो उत्तर मेरा निकला है 4/7, जो इसमें लाई करेगा। उत्तर सही है, क्योंकि अगर शर्त में लाई कर रहा है तो मेरा उत्तर सही है। ठीक है भाई, तो 4/7 इसका उत्तर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 के सेट 1 to 7 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। यदि 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए का मापांक 3 है, वेक्टर बी का मापांक 4 तथा वेक्टर सी का मापांक 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक को ज्ञात कीजिए। बीबीआई डाल लो, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, रोहित, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन पेपर में, इसको तैयार जरूर करना है। 3 सदिश दिए गए हैं, वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक दिया गया है, तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है वेक्टर ए का मापांक, फिर वेक्टर बी का मापांक, फिर इसके बाद में वेक्टर सी का मापांक कितना दे रखा है, 3 4 5, 3 लिख लो, 4 लिख लो और 5 लिख लो। ठीक है भाई, अब इसके बाद बोला है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब है ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। अगर वेक्टर ए ले रहे हो, वेक्टर ए के साथ में बोला है 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत, और लंबवत जानते हो डॉट 0 आपको लिखना है। ठीक है भाई, अगर वेक्टर ए ले रहे हो तो अन्य 2 क्या दिख रहे हैं, ये इनका योग करना है और वेक्टर ए के साथ डॉट लगाना है, क्योंकि लंबवत लिखा है और लंबवत में 0, तो मैंने वेक्टर ए लिया, फिर डॉट लगाया अन्य 2 सदिशों के योगफल पर, इसका मान क्या देगा, 0 देगा। फिर अगर मैंने वेक्टर बी पकड़ा है, वेक्टर बी का डॉट बोला है प्रत्येक, अगर वेक्टर बी पकड़ा है अन्य 2 सदिश लेना है, मतलब ए लेना है और सी लेना, उनका योगफल डॉट कितना बता रहा, 0। ठीक है, ऐसे ही आपने वेक्टर सी पकड़ लिया, तो अन्य 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ में डॉट लगाना बराबर 0। अब मेरे को मान निकालना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक, इसका मान निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं इसका वर्ग लेके चलोगे तभी आपको वेक्टर ए का मापांक मिलेगा, वेक्टर बी का मापांक मिलेगा, वेक्टर सी का मापांक मिलेगा, इसका वर्ग लेके चलना पड़ेगा। तो देखो भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक होल वर्ग। ठीक है भाई, इसको कैसे लिखोगे, 2 बार आपको लिखना है, ऐसे करके लिखा जाता है, ये बेसिक है, मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 10 और पार्ट 11 में। अगर वेक्टर ए का मापांक का वर्ग है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ये आपको पता हो कि कैसे कैसे लिखा जाता है। तो मेरे को ये लिखना है, ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि अगर मैं वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक यूज करेंगे मान, तो आपको ये लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इसका मैं इसमें इंटू करूंगा, डॉट करूंगा,
तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ऐसे को कैसे लिखोगे, ऐसा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, सेम टू सेम को माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट आपको ऐसा लिखना है, ठीक है भाई। ए का इन दोनों के साथ में ले लो क्योंकि बता रहा है 0, ठीक है। ए का डॉट लगाना है इन दोनों के साथ में, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, वेक्टर ए का हो गया। अब वेक्टर वी का पहले इसके साथ लगा लो, फिर वेक्टर ए वेक्टर सी का योगफल ऐसे करके लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले वेक्टर बी का वेक्टर वी के साथ में लगाओगे, लिख दो। अब दो बचे हैं, एक वेक्टर ए बचा, एक वेक्टर सी। तो वेक्टर वी का डॉट लगाना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के साथ में लगा लो, क्यों, क्योंकि इसका मान कितना दे रखा है, 0। अब वेक्टर सी पकड़ लो, पहले आपको वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ डॉट लगाना है, स्क्वायर कर दो, क्योंकि सेम टू सेम का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देखो ऐसा होता है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद वेक्टर सी का अन्य दो सदिशों के साथ डॉट लगाना है। तो वेक्टर सी पकड़ लो, वेक्टर सी के साथ में आपको ए और बी लेना है, योगफल। ओके भाई, अब आराम से मान रख दो, वेक्टर ए का मापांक कितना है, 3 का वर्ग, ठीक है भाई। और इसका मान 0 है, इसका मान 4 दे रखा है, 4 का वर्ग, फिर इसका मान 0 दे रखा है, फिर इसका मान 5 दे रखा है, 5 का वर्ग, इसका मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, देखो भाई। अब यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का 25। तो ये किसके बराबर चल रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक का वर्ग, ठीक है। जोड़ेंगे 50 मिलेगा, जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। यहाँ पे देखो भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक का वर्ग बराबर में 50, पावर हटाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक बराबर रूट में 50 आएगा, ठीक है भाई। आपको केवल और केवल प्लस ही लेना है, क्यों, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, तो ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकता भाई। मापांक अगर धनात्मक मान देता है तो ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पे केवल और केवल धनात्मक ही लेना है। तो 5√2 इसका उत्तर निकलेगा। नोट करो सारे के सारे स्टूडेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी का मापांक जो निकला है 5√2 निकला है। ये मेरा क्या है, उत्तर है। फटाफट लिखो सारे के सारे स्टूडेंट, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार जरूर आपको करना है, तैयार करोगे तभी मजा आएगा। पेपर में अगर मिला तो याद रखना कि जो 3, 4, 5 दिया गया है, अगर मैं 8G ट्रिक की मैं बात करूं, 8G ट्रिक की मैं बात करूं, तो आपको इसका वर्ग लिखना है, फिर इसका वर्ग लिखना है और फिर इसका वर्ग लिखना है। आपको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, बस ये ट्रिक है। और 50 जो है रूट के अंदर ही आपको मिलेगा, इसका मान आ जाएगा, ये ट्रिक है। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, 50 मिलेगा। और 50 जो है रूट के अंदर, ध्यान रखना है, बस उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा, जल्दी बताओ। स्टूडेंट कह रहा है अगर मैं डायरेक्ट इसका वर्ग ओपन कर दूं तो गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा, अगर आप इसका डायरेक्ट ओपन कर रहे हो तो क्रम विनिमय नियम नहीं लग पाएगा। तब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इसको 2 बार लिखना है। अगर आपने डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है, देखो आपने ऐसे लिखा, डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दिया +2 AB फिर BC फिर CA, तो गलत हो जाएगा भाई, डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि डायरेक्ट लिख लिया तो क्रम विनिमय नियम का यूज नहीं हो पाएगा। और आप जानते हो अगर क्रम विनिमय नियम का यूज नहीं हो रहा है डाट में तो रूल गलत है। तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ना, A² + B² + C² प्लस का 2 फिर ब्रैकेट में AB + BC + CA,
डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट कर दिया ना तो नंबर काटेगा टीचर जब कॉपी चेक करेगा। तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है। ओके भाई, आ गया समझ में? इस सवाल को लगाओ, ये सवाल रिपीटेड है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, तो इसको बीबीआई डाल लो, इसको छोड़ना नहीं है। इसका उत्तर मैं बताता हूं, इसका उत्तर आता है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इसका उत्तर आता है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है भाई, इसको तैयार जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, मतलब हर साइड में मिलता है। 8 नंबर दे के जाएगा ये क्वेश्चन, 8 नंबर दे के जाएगा भाई। 2023 के सेट में देख लेना, आपको मिलेगा ना किसी सेट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है, लेकिन दोबारा करवाऊंगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन दोबारा मैं करवाऊंगा। समाकलन का सवाल कर लो। पहले मैं 8G ट्रिक बताता हूं, पहले मैं क्या बताता हूं, 8G ट्रिक। सारे के सारे स्टूडेंट समझ लें, कहीं आपको इस तरीके से दिखाई दे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बी में से आपको सी माइनस करना है और होल स्क्वायर लिखना है, फिर सी में से ए माइनस करना है, होल स्क्वायर लिखना है अपॉन में 2। ठीक है भाई, यहां से आपको x का मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। एक दफा b में से c माइनस करोगे होल स्क्वायर, फिर c में से a माइनस करोगे होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका उत्तर देख लो, फटाफट देख लो, 8G ट्रिक से आराम से कर पाओगे। तो मैंने आपसे कहा है 4 में 1 घटाओ, 3 मिला 3 का वर्ग। ठीक है भाई, फिर प्लस यहां पे 1 मिलेगा, अगर x का मान निकालोगे भाई, 4 में से 1 घटाओ 3 का वर्ग, 1 में से 0 घटाओ 1 का वर्ग, अपान में कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 का आधा 5। ये उत्तर आ गया भाई, ये उत्तर आ गया 8G ट्रिक से। अब मैं बेसिक से लगवाता हूं रोहित, अब बेसिक से लगवाता हूं, ये कहीं ना कहीं नोट कर लेना, इस तरीके सवाल कहीं दिखाई दे फटाफट उत्तर बताओगे। अब बेसिक से लगा लो, क्योंकि मेरा उत्तर पता चल जाता है 8G ट्रिक से, लेकिन आपको बेसिक से लगाना है, क्योंकि बेसिक से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो फटाफट मैं क्या करूंगा, बेसिक से लगवाता हूं। आई के बराबर लिख लो, बोला गया 0 से 4 है और x माइनस का 1 और यहाँ पे इतना। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर वाले से x का मान निकालना। आपने कहा जी सर निकाल लिया। अब एक संख्या रेखा बना लो, बाउंड्री देख लो, बाउंड्री है 0 और 4 की बाउंड्री है। ठीक है भाई, अब x का मान जो निकाला है ना, 0 4 के बीच में आपको रखना है। रखो भाई, x का मान ये वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बाउंड्री से बाहर x का मान कभी निकलता ही नहीं है। जो भी x का मान निकलेगा वो 0 और 4 के बीच में ही निकलेगा, कभी भी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। अब रेखा में कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। रेखा में कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं, फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। रेखा में कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक पद के 2 पद बनेंगे, इस एक पद के 2 पद बनेंगे। पहला पद बनेगा 0 से 1, दूसरा पद बनेगा 1 से 4। लेकिन मेरे को चिन्ह भी चाहिए है, 0 और 1 के बीच में चिन्ह बता दो, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 1 और 4 के बीच में आपको चिन्ह बताना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, फटाफट बताओ। एक मैं आपको वेवी कर्व मेथड बताता हूं, ये डायरेक्ट आपको चिन्ह बताएगा। वेवी कर्व मेथड ये डायरेक्ट आपको क्या बताएगा, चिन्ह बताता है, डायरेक्ट चिन्ह बताता है वेवी कर्व मेथड। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टीचर चेक करवाते हैं 0 और 1 के बीच में x का मान कुछ भी ले लो और यहां पे रखो, देखो क्या निकल के आ रहा है। टाइम लगेगा ना, तो मैं आपका टाइम बचाता हूं। वेवी कर्व मेथड से क्या करते हैं, पीछे से प्लस कर देना है, पीछे से ये फिक्स है प्लस, फिर अल्टरनेट से आपको लिखना है, प्लस के बाद माइनस।
ठीक है, ऐसे करके आपको चिन्ह बताना है। तो पहला पद बना 0 से 1, तो ये नेगेटिव दे देगा, ठीक है भाई, और यहाँ पे dx। अब दूसरा पद 1 से 4 का क्या बता रहा, प्लस बता रहा है। ये तरीका समझ में आया, पहले ये बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं ये समझ में आया। हाँ अमन यादव, ये नया मेथड है, 2024 में नया अपडेट मैंने बताया है। जैसे 2021 या 22 में मैंने पढ़ाया तो मैंने भी 0 और 1 के बीच में x का मान लेके फिर अंदर रखा, फिर चिन्ह निकाला। लेकिन 2024 में नया अपडेट है बेबी कर्व मेथड, पीछे से प्लस फिर अल्टरनेट से आपको लिखना, डायरेक्ट चिन्ह पता चलेगा। यस के राजपूत ऐसा पढ़ा देंगे, ऑफलाइन कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, किसी अदर चैनल पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कितना टीचर जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, टाइम लगाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 8G ट्रिक से भी बता रहा हूँ, बेसिक से लगा रहा हूँ, और क्या चाहिए, ऐसी पढ़ाई कहाँ मिलेगी। हमें नहीं लगता है आपको ऐसी पढ़ाई कहीं मिल सकती है। चाहो तो मैं बेसिक से बता दूं, बेसिक से बता दूं ये कैसे चिन्ह निकले हैं। देखो भाई, 0 और 1 के बीच में मान बताओ, एक मान बता दो, ले लो -1/2, ये मान यहां पे रखो अंदर। अगर ये प्लस देगा तो यहां पे प्लस आएगा, अगर ये माइनस देगा तो माइनस आएगा, तो -1/2 रखो, x के स्थान पे रखो। क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें चिन्ह से मतलब है। तो ऐसे निकालोगे टाइम लगेगा, देखो निगेटिव ही आ रहा। अब 1 और 4 के बीच में ले लो, x का मान कोई एक ले लो, चिन्ह बता देगा। तो मैंने कहा जी सर 1 और 4 के बीच में x का मान बताओ। चलो 2 ले लो या 3 ले लो, चलो 2 ले लो, रखो। 2 - 1 क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ऐसे करोगे टाइम लगेगा भाई, बेबी कर्व मेथड से करो, डायरेक्ट आपको चिन्ह पता चल जाएंगे। ओके भाई, अब इसके बाद में मैं समाकलन करता हूं, इसको हटा देता हूं। ये 8G ट्रिक आपके समझ में आ गई। ओके भाई, चलिए यहां पे आते हैं। I बराबर x का x² हो जाएगा, लिमिट 0 से 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x 0 से 1। यहाँ पे आते हैं x² 1 से 4, अचर पद x होता है 1 से 4, ठीक है भाई। तो I बराबर अपर लिमिट रखो 1 का वर्ग 1, लोअर लिमिट 0 का वर्ग 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। यहाँ पे आते हैं अपर लिमिट 16, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1। 1/2 वाले अलग लिखो, 1/2 इसमें, 1/2 इसमें, अलग लिखो। 2 लघुत्तम ले लो, यहाँ से -1 मिला, यहाँ से 15 मिलेगा, ठीक है भाई। अब प्लस ये वाले अलग लिखो, 1 यहाँ से रहा और यहाँ से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हल करता हूँ, उत्तर तो पहले से पता चल गया ना, 5 निकलेगा भाई। तो I बराबर यहाँ पे अगर देखा जाए 15 में से 1 घटाओगे 14/2, यहाँ पे आते हैं -2 मिल जाएगा, काटो 2 सत्ते 14। तो I बराबर 7 - 2, तो I बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। देखो भाई, जो 8G ट्रिक से उत्तर निकला वही निकला। शिवानी जी, अच्छा ये बताओ 8G ट्रिक किसको किसको समझ में आती है, जो मैं 8G ट्रिक बताता हूं किसको किसको समझ में आती है। यस सर लिखो, और ये बताओ ऐसी ट्रिक आपको कोई टीचर बताता है, जल्दी बताओ। कोई भी टीचर बताएगा 8G ट्रिक, और ये चिन्ह आपको कोई नहीं बताएगा, ये डायरेक्ट आपको चिन्ह कोई नहीं बताएगा। पूछ सकते हो हमसे, इतना जल्दी नहीं। हाँ, रोहित कुमार SSR 8G मुझे में तो TGT की प्लेलिस्ट में भी पढ़ाया था सर। हाँ हाँ पढ़ाया था, तो यहाँ पर भी पढ़ ले भाई अमन यादव, क्या दिक्कत है। आरजू खातून
इस सवाल को लगाओ। यहाँ पे आबी विधि से x का मान आपको निकालना है, y का मान निकालना है और z का मान। बताओ लग जाएगा? शिवानी जी बताओ ये हो जाएगा? इसकी भी 8G ट्रिक बताओ, इसकी भी 8G ट्रिक बताऊं? देखो बेसिक से अपना कर लेना। आप जानते हो निम्नलिखित समीकरण निकाय, ठीक है, एक्स वाई जेड का मान निकालना, ये क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है। 8G ट्रिक देख लो, बेसिक से अपना लगा लेना। 8G ट्रिक मैं बताता हूं। पहले आपको क्या करना है, इन 3 समीकरण को लिखना है, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है भाई। 3x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर 8, इसे समीकरण 1 डाल लो। फिर उसके बाद 2x प्लस का y माइनस का z बराबर में 1 2 डाल लो। फिर इसके बाद 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर 4, इसे 3 डाल लो, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब आपको तीनों समीकरण में ये देखना है, 2 समीकरण, तीनों समीकरण में 2 समीकरण उठाना है, 2 चर कट जाएं। तीनों समीकरण में से 2 समीकरण आपको उठाना है कोई से, जिसमें 2 चर कट जाएं, चाहे वो एक्स वाई कटे, चाहे वो वाई जेड कटे, चाहे जेड एक्स कटे। तो एक के साथ में देखो, अगर ये लेता हूं 2 चर कट जाएंगे? आपने कहा नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, गुणांक यहाँ पे 1 है, नहीं कटेगा भाई। चलो भाई एक के साथ में 3 देख लो, कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसके साथ में ये देखो 2 चर कट रहे हैं, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4x, यहाँ पे 2z, तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब 2 चर नहीं कट रहे हैं। अब आपको एक चर काटना है। पहले आपको ट्राई करना है 2 चर कट जाएं किन्हीं 2 समीकरण से। अगर नहीं कट रहे हैं फिर आपको एक चर काटना है, 2 समीकरण पकड़ लेना है, पहला और दूसरा, जेड को काट दो। फिर उसके बाद में 2 3 को पकड़ के जेड को काट लो। एक्स वाई के 2 समीकरण बनेंगे, उनको विलोपन विधि से हल करेंगे, एक्स और वाई के मान निकल आएंगे। वही एक्स वाई के मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, जेड का मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन 2 को पकड़ लेता हूँ और 3 का गुणा इसमें करूँगा, जोड़ूंगा, ये कट जाएगा। 3 दूना 6, 6 और 3 9 हो गया। 3 एकन 3 जोड़ूंगा तो इतना मिलेगा, बराबर 3 एकन 3 8 11, समीकरण नंबर 4। अब इन 2 को पकड़ लो, ठीक है, इसमें भी जेड को काटना है, तो 3 का हो गया गुणा। अब क्या करोगे भाई साहब, अब आपको 2 का गुणा करना है, इसका करना है 2 का गुणा करना है, ठीक है, जेड से जेड काटना है। 2 दूनी 4, 4 और 4 8 एक्स, 2 एकम 2 जोड़ोगे माइनस का बाई मिलेगा, 2 एकम 2, ये कट जाएगा, हटाओ, 2 एकम 2, 2 और 4 6। अब इन दोनों को हल कर लो, जोड़ने पर कटेगा, कितना मिल गया 17x और इधर 17, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया भाई। x का मान यहाँ पे रख दो, तो y का मान कितना आ गया भाई, 9 घटाओ 11 में से 2 आ गया। x y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, सबसे सरल ये समीकरण, इसी में डाल दो। x और y का मान 1 और 2 यहाँ पे रखो, तो x का मान y का मान यहाँ पे रख रहे हैं 2 और यहाँ पे 1, 4 हो गया। तो z का मान कितना निकल के आ गया 4, और z को उस तरफ लेके जाओगे 4 माइनस 1, तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा z का मान, ठीक है भाई। तो x बाई जेड के मान आपको इसमें डालना है। तो ये 8G ट्रिक है, ठीक है भाई। देखो 8 नंबर की बात है, पूरे नंबर अगर लाना है, अगर आपको गणित में 100 में से 100 लाना है तो पहले से ही उत्तर निकाल लेना है। जब बेसिक से लगाओगे ना, बीच में कहीं गलती हो जाए,
लास्ट में आपको ये रख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कॉपी चेक करता हूं यार, हमें पता है कॉपी कैसे चेक होती है, हमें पता है कॉपी कैसे चेक होती है बोर्ड की, समझ में आ रहा है। 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के जो भी ट्रिक बेसिक मैंने बताया उसको समझ लो, फिर उसके बाद आप क्या करो, पहले उत्तर निकाल लो। जब उत्तर पता चल जाता है, बीच में कहीं मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में रख दे, पूरे नंबर मिलेंगे। यूपी 76 भाई, यूपी 76। अमन यादव कह रहा कहाँ रहते हो सर, यूपी 76। अरे भाई गणित में 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2023 में काफी विद्यार्थी ने लाकर दिखाए हैं। अब आपकी बारी है, जैसे मैंने पढ़ाया 2023 के विद्यार्थियों को वैसे ही आपको पढ़ा रहा, आप भी मेहनत करिए, पढ़िए भाई। जो स्टूडेंट 100 में से 100 लाकर और मेरा नाम रोशन किया गुरुजी का, तो आप लोग भी गुरुजी का नाम रोशन कर दो भाई। सारे मैं फंडे बता रहा हूं आपको, जो भी फंडे होते हैं गणित में 100 में से 100 लाने के सारे मैं फंडे बता रहा हूं, तो ये फंडे अपनाइए। अमन यादव तुम्हारी कॉपी मैं ही चेक करूंगा, ठीक है? हाँ, तुम्हारी कॉपी मैं ही चेक करूंगा। पहले पन्ने पर क्या डालना है ये डाल लेना है, ठीक है? हम समझ जाएंगे, ऐसे डाल लेना। RQ डाल लेना, मैं समझ जाऊंगा मेरे ही स्टूडेंट की कॉपी है। मेहनत करो, मेहनत, पता नहीं चलता है कि कौन सी कॉपी कहाँ गई है, ठीक है? कौन सी कॉपी कहाँ गई पता ही नहीं चलता है। मेहनत करो, मेहनत। जो विद्यार्थी मेहनत करेगा वही आगे सक्सेस पाएगा, समझ में आ रहा है भाई? नौकरी पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, ऐसे क्या फायदा? नकल अकल मत करना, क्योंकि नकल करने से कभी भी गणित में 100 में 100 नहीं आते हैं भाई। मेहनत करोगे, मेहनत, तभी आएंगे गणित में 100 में 100। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि y बराबर e की घात में a cos इनवर्स x है, फिर x का मान -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा है, तो सिद्ध कीजिए इसके बराबर ही है। मैंने 2 मेथड आपको बताया, कोई एक मेथड इस सवाल को लगा देगा। हाँ, एक सवाल पक्का मानो, इस तरीके से आपको दिया जाएगा और सिद्ध करने के लिए बोलेगा। एक सवाल आएगा हर साल, तो मेथड इसमें आपको 2 ध्यान रखना है। इसमें मेथड कितने ध्यान रखना है? आपको 2 मेथड ध्यान रखना है। पहला मेथड आपको मैचिंग मेथड यूज करना है। मैचिंग मेथड का मतलब होता है पूरा आपको ये सिद्ध करना है। ये मेथड कब लगता है? जब dy/dx का मान अंश बटे हर में निकलता है। dy/dx का मान अगर अंश बटे हर में निकल रहा है तब आपको मैचिंग मेथड लगाना है। सेकेंड मेथड जो होता है LHS बराबर RHS, ये मेथड तब लगता है जब dy/dx का मान, ये मेथड तब लगता है जब dy/dx का मान केवल अंश में निकले। केवल और केवल अंश में निकलता है dy/dx का मान, तब आपको LHS बराबर RHS का मेथड यूज करना है। मीन्स इतना आपको लेके चलना है और 0 निकालना है। तो कौन बताएगा कि कौन सा मेथड लगेगा? भाई dy/dx बताएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? dy/dx निकालोगे, तभी बता पाओगे इन 2 मेथड से कौन सा मेथड लगेगा। हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है भाई। इस तरीके से एक सवाल मिलेगा, तो सबसे पहले आपको दिया है लिखना है। तो आपने कहा जी सर मैं लिख रहा हूं e की घात में a cos इनवर्स x, ठीक है भाई? अवकलन करो x के सापेक्ष, तो जैसे का तैसा पहले लिख दो, फिर दोबारा करोगे तो कितना निकलेगा? -a/1 - x स्क्वायर रूट में। पहले e का कर दिया, फिर e की घात में जो है उसका दोबारा कर दिया, मतलब ये अंश बटे हर में निकले
ये अंश बटे हर में निकला है, ठीक है। तो अंश बटे हर में निकला, ये वाला मेथड लगेगा, ये नहीं लगेगा। ऐसे पता करोगे लोग, आसान हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अमन यादव, अगर हमसे गणित पढ़ ली ना तो मैं वादा करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी से पीछे नहीं रहोगे। इस हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, अगर हमसे गणित पढ़ ली तो भाई साहब किसी से पीछे नहीं रहोगे, आगे से ही आगे बोलोगे, ठीक है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइक करके जाओ और क्लास को शेयर कर दो। जो विद्यार्थी इधर उधर पढ़ रहे हैं उनके नंबर अधिक आ जाएं, इसलिए शेयर और लाइक कर दो, ठीक है। हाँ, एक सवाल मिलेगा आपको पेपर में, हर साल आता है, केवल ये 2 मेथड आपको पता हो और dy/dx निकालना है, उसके बाद बता पाओगे कि कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। मैंने पता कर लिया है कि मैचिंग मेथड लगेगा। इसमें क्या होता है, आपको पूरा पूरा सिद्ध करना है, पूरा पूरा क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई। चलो पहले तो मैचिंग मेथड, जो मैच हो रहा है मैच कर दो, बाई रख दो, तो माइनस का a बाई अपॉन में रूट में इतना, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जब मैचिंग मेथड लगाओगे तो क्रॉस इंटू करके d2/dx² का मान निकालना है। हाँ, क्रॉस इंटू जरूर करना है, मैचिंग मेथड तो लगेगा लेकिन नीचे वाला इस तरफ पहुंचाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नीचे वाला क्रॉस इंटू करके ही दोबारा x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। एक बात ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट ये बात ध्यान रखें कि मैचिंग मेथड में नीचे वाला क्रॉस इंटू करके उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड वाला जैसे का तैसा पहले वाले का अवकलन। रूट x से क्या होता है, अपॉन में 2 रूट, ये ध्यान रखो। रूट x का अवकलन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट 1/2 रूट x, ठीक है, ये ध्यान रखो। रूट x का 1/2 रूट मैंने लिख दिया। अब इसका दोबारा करोगे ना, कर दो, 0 माइनस का 2x हो गया, और बराबर में a को जैसे का तैसा y का dy/dx हो गया मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ूं, चलिए भाई, 1 माइनस x² रूट में, फिर यहाँ पे d2/dx², यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये काट दो तो x के अपॉन में रूट में 1 माइनस x² और यहाँ पे dy/dx बराबर में माइनस का a dy/dx, इतना हो गया। अब देखो ये उत्तर मैच करो, कितने पद मैच हुए, कितने पद नहीं मैच हुए। पहला पद यहाँ पे देखो नहीं मैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है। क्या करो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो, उसके बाद मैच करो 1 माइनस x², ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, रूट हट जाएगा, हट गया रूट भाई, जल्दी बताओ, रूट हट गया भाई। अब इसमें x dy/dx बराबर में क्या है हमारा, लिखते रहिएगा, सारे स्टूडेंट लिखते रहें भाई। यहाँ पे मैं a और लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस इंटू करो, पहला पद मैच हो गया भाई, फटाफट पहला पद क्या हो गया, मैच हो गया। यहाँ पे आता हूँ, देखो भाई 1 माइनस x² पहला पद मैच हो गया, d2/अपॉन इतना, ओके। अब यहाँ पे क्या है, x dy/dx, क्रॉस इंटू कर दो भाई, तो माइनस a रूट में 1 माइनस x² और dy/dx, ओके। तो कितने पद मैच हो गए, 2। अब a² बाय नेगेटिव का चाहिए, तो यहां से देखो, ये समीकरण 1 डालो, यहां से मान रख दो। किसका मान रखोगे, रूट ऑफ 1 माइनस x² dy/dx का मान यहाँ पे डाल दो। इसका मान डालो, कितना है, माइनस का a बाई, ये मैचिंग मेथड है, जहां पे मैच हो जाए वहीं पे मान को रखना है, जहां पे मैच हो जाए भाई। मैचिंग मेथड से क्या होता है, जैसे अवकलन किया आपने तो ये वाला मैच हो रहा था तो बाई मैंने यहाँ पे रख दिया। मैचिंग मेथड में यही होता है, जहां मैच होता रहे रखते रहो। तो यहाँ पे देखो, इसको इस तरफ लाएंगे तो उत्तर मेरा मैच हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, नहीं कर सकता तो लिख लो, माइनस x dy/dx
अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, ए स्क्वायर बाई, पक्षांतर करेंगे तो ये वाला पद मैच हो जाएगा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू में वाई बराबर 0। इस तरीके सवाल को लगाना है, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में? फटाफट नोट करो। इस सवाल को लगाओ, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल तो हो ही जाएगा, होमवर्क में डालता हूं, ठीक है। इस सवाल में कोई दम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट ए का मान निकालने के बाद फिर इसका मान निकालो, ठीक है, और साढ़े का मान निकाल के इसका मान बराबर कर देना है, और ए इनवर्स का मान आपको इसी से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ना, एडजॉइंट के नीचे साढ़े के ले लेना और ए का इसमें इंटू करोगे, ए इनवर्स आई मिलेगा, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के, तो ये तो सिद्ध हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सवाल आया है, आप जानते हो, अभी जैसे मैंने सवाल लगाया था ना वैसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट है ये, C1 C2 क्या है, आर कांस्टेंट, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सवाल है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सवाल तो आएगा नहीं, रेड्यूस है भाई। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सवाल है इसको आपको नहीं करना है, क्योंकि स्वयं अचर वाला रेड्यूस है ना, इसको आपको नहीं करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वयं अचर, तो एक सवाल बचा है, इसको आपको नहीं करना, ठीक है भाई। ये सवाल अपना कर लेना, होमवर्क डाल दिया। ये सवाल है, इसमें क्या करना है, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना। पहले आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है, क्योंकि ये प्राचलिक समीकरण है, तो dy अपॉन डी एक्स के बराबर dy के अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे t प्राचल है, क्या है, t प्राचल है, तो dt का भाग लगाना ऊपर और नीचे, हो जाएगा। ये बताओ, ये हो जाएगा, होमवर्क डाल दें, फिर क्लास को स्टॉप कर दें, ये कंप्लीट हो गया सेट। अब सेट 6 कल स्टार्ट करेंगे। रोहित जल्दी बताओ, ये हो जाएगा या नहीं? रोहित छोड़ दो सर, हाँ तो क्लास स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया सेट 5। अब बात करेंगे सेट 6 और 7 की, तो कल स्टार्ट करेंगे उसको। हाँ ये लगा लेना, ठीक है। होमवर्क में डाल रहा हूँ, आराम से करना। पहले आपको dy अपॉन x निकाल लेना इस फार्मूले से, फिर उसके बाद पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। अगर ना हो, ठीक है, सवाल अगर किसी स्टूडेंट से नहीं हो रहा है तो नंबर लिख लो भाई, आराम से इस पर क्वेश्चन का फोटो खींचना और डाल देना व्हाट्सएप पे डाला, और फिर मैं इसका बता दूंगा सोल्यूशन, जिससे ना लगे, लेकिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं। 7607620452 मानव सर मैथ, ठीक है, इस नाम से आपको, ओके, हाँ नाम मैंने बता दिया है, मानव सर मैथ, सेव कर लेना 7607620452, ठीक है। क्लास को एंड करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। आप लोग क्या करो, लाइक कर दो, जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं क्लास को फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। अभी मैं 9 बजे वाली क्लास में पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चैप्टर वाइज भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चला रहा हूँ, और 6:30 बजे जो क्लास करता हूँ इसमें मिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों क्लासें अगर लेते हो, मैं वादा करता हूँ गणित में आएंगे आपके 100 में 100। अभी मैं 9 बजे क्लास लेता हूँ, ठीक है, इंतज़ार करना है, और फिर कल 6:30 और 9 बजे 2 क्लास आपके लिए मैं बेहतरीन लाता हूँ, जिससे आपके गणित में आ जाएंगे 100 में 100। जय हिंद, जय भारत।